जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अच्छा रिप्लाई किया है। मैंने पिछले वीडियो मैंने एक प्रश्न पूछा था, जिसका प्रश्न था कि वर्तमान समय में हमारे देश के मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कौन हैं। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर जो आया था वो एहतशाम जी का आया था। एहतशाम जी, थैंक यू सो मच। सुमन जी का आंसर आया है, गुंजा मिश्रा जी का आंसर आया है, अली जाफरी जी का आंसर आया है, यासिन अंसारी साहब का आंसर आया है, अनवारुल जी का आंसर आया है। टोनी इट जी, आपने निर्मला सीतारमन जी का आंसर दिया है। जो पिछले वीडियो मैंने प्रश्न किया था उसका आंसर आपने इस वाले वीडियो में दिया है। बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने अच्छा एफर्ट किया। आपका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी होंगे उसके उत्तर। और मुअज्जम खान साहब, थैंक यू सो मच। रमेश प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। मिस्टर रवि पांडे जी ने स्पेशली कॉल करके बताया कि सर उसका आंसर ये होगा। उसका रीज़न क्या था कि नेट हमारा गड़बड़ आ गया था, नेट चल नहीं रहा था सर, तो मैं रिप्लाई ऐसे ही कर दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सर मेरा नाम बोल दिएगा, मैं आपका नाम बोला। रवि जी, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ। अब मैं जब लास्ट वीडियो को मैं प्रश्न करूँगा उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। दोस्तों मेरी बात का ध्यान सुनिएगा। अभी आपका ज्योग्राफी के भी चलेगा चैप्टर, यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी चलेगा। तो ज्योग्राफी में आज मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग जो चैप्टर उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, गंगा के बारे में। कई स्टूडेंट ने बोला कि सर गंगा के बारे में पहले पढ़ा दिए, उसके बाद अपने हिसाब से लेकर चलिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं गंगा के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। गंगा नदी के अगर बारे में आप नहीं जाने तो फिर समझ लीजिए नदियों के बारे में क्या जानोगे, कुछ नहीं जानोगे। क्योंकि गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। और गंगा नदी को जीवित इंसान का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या करता है? वो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है, जिसके कारण वहाँ डॉल्फिन जीव जो होता है, डॉल्फिन एक जलीय जीव है, मछली की तरह होता है, जो कि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उसका सर्वाइव हो सकता है, जीवित रह सकती है। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रदूषित करते जा रहे हैं, जिसके कारण उसका पानी जो है वो ख़राब होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, जिसके कारण डॉल्फिन की मात्रा कम होने लगी है। और गंगा का पानी कभी न सड़ने वाला जल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियोलॉसिस नामक एक जीवाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोलॉसिस नामक एक विषाणु पाया जाता है, नॉट जीवाणु, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में विधिवत लिखवाऊंगा अगले वीडियो में। आज आपको मैपिंग करा देता हूँ, मैं बोलता रहूँगा, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं द गंगा। गंगा दोस्तों, गंगा के बारे में हम विधिवत वर्णन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, बात करते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों गंगा नदी 2 नदियों के संगम से मिलती है। 2 नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ जाकर गंगा का निर्माण होता है। उन 2 नदियों का नाम क्या क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उन 2 नदियों का नाम है, ये नदी है आपका भागीरथी नदी। दोस्तों ये नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों आप लोग लिखते रहिए गंगोत्री ग्लेशियर। और वहीं ये नदी कौन सी है? इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। अब दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से। ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर यहां लिख दे रहे हैं दोस्तों, सतोपंथ ग्लेशियर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सतोपंथ ग्लेशियर। अब दोस्तों अब एक चीज मैं आपको समझा देना चाह रहा हूं कि प्रयाग का मतलब क्या होता है। जैसे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णु प्रयाग, अब इन सब का मतलब क्या होता है? प्रयाग का मतलब ही होता है 2 नदियों का संगम। दोस्तों 2 नदियों के संगम को ही हम प्रयाग कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे अपना प्रयागराज भी 2 नदियों का संगम है, कौन कौन सा? गंगा यमुना। उसी तरीके से देवप्रयाग यानी प्रयाग, ये कौन सा है? भागीरथी अलकनंदा का संगम है। संगम का मतलब होता है 2 नदियाँ जहाँ मिलती है उसी संगम कहते हैं दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ कुछ संगम ऐसे हैं जिसका नाम हम नोट कर लेते हैं। अपर एग्जाम में भी, लोअर एग्जाम में भी कई बार पूछा है, यहाँ तक कि ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ग्रुप डी में पूछा था कि रुद्रप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? तो कौन सी नदियाँ हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। आइए हम मिला के देखते हैं, आप लोग को ताज़ा दिखाते हैं बिल्कुल लाइव। दोस्तों एक नदी आती है उत्तराखंड के, इस नदी का नाम है धौली गंगा।
धौली गंगा। जब ये नदी अलकनंदा से मिलती है तो क्या निर्माण करती है? विष्णु प्रयाग। दोस्तों मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये हो गया विष्णु प्रयाग। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अलकनंदा नदी जहाँ पर धौली गंगा से मिलती है, धौली गंगा नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है, तो वहाँ निर्माण होता है विष्णु प्रयाग का। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक नदी और आके मिल गई, इसका नाम है नंदाकिनी नदी। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। दोस्तों नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, NANDAKINI, एन से रहेगा, एन फॉर नेस्ट। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो तीसरी नदी है उसका नाम है, अब जहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, यहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? नंद प्रयाग। यहाँ पे निर्माण हुआ नंद प्रयाग का। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, एक नदी और आके मिल जाती है, यही उत्तराखंड से निकलती है, इसका नाम है पिंडार नदी या पिंडर नदी। आप पिंडार नदी लिखिएगा, इसका नाम पड़ गया पिंडार नदी। ठीक है दोस्तों। पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है अलकनंदा से, इसका नाम पड़ता है कर्णप्रयाग, है ना दोस्तों? इसका नाम पड़ता है कर्णप्रयाग। अब दोस्तों एक नदी और आके मिलती है इसमें अलकनंदा में, उस नदी का नाम है, ये है मंदाकिनी नदी। ये नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा से मिलती है उसका नाम पड़ता है रुद्रप्रयाग। दोस्तों बात समझ में आ रही है? रुद्रप्रयाग, यानी मंदाकिनी अलकनंदा से जहां मिलती है उसका नाम क्या पड़ता है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। अब दोस्तों जो दो नदियां, दोनों बड़ी नदियां यानी भागीरथी और अलकनंदा, दोनों के मिलने से निर्माण होता है देवप्रयाग का। तो दोस्तों अब देखिए प्रश्न क्या पूछता है, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो हम लोग सब लोग जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर। इसका नाम गोमुख ग्लेशियर भी है। क्यों? क्योंकि जो इसका आकार है वो गोमुख की तरह है। गोमुख यानी गाय के मुंह की तरह है, इस वजह से इसे हम गोमुख कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख ग्लेशियर से निकलती है कौन? भागीरथी नदी। तो दोस्तों हम सतोपंथ ग्लेशियर क्यों नहीं कहते हैं? सतोपंथ ग्लेशियर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसकी अपेक्षा में ये नदी छोटी है, ये बड़ी नदी है, हमेशा हम बड़े का ही नाम लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दो नदियों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है कहाँ पर? देवप्रयाग में। इसके पहले इसका गंगा नाम नहीं पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ पे नाम पड़ गया इसका क्या? गंगा। तो ऐसे पूछता है कि गंगा का निर्माण कहाँ पे होता है? दोस्तों गंगा का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? देवप्रयाग में। उसके पहले गंगा का नाम नहीं है, उसके पहले भागीरथी का नाम है, उसके पहले अलकनंदा का नाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भागीरथी नाम याद रखिएगा। भागीरथी बांग्लादेश की तरफ जब बंगाल में जब अलग होता है, अलग होती है गंगा, तो वहाँ भी नाम पड़ता है। कैसे पड़ेगा मैं दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों देखिएगा, अब इसी उत्तराखंड में एक जगह पड़ता है हरिद्वार। इसी उत्तराखंड में एक जगह पड़ता है हरिद्वार। दोस्तों ये हरिद्वार है। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानों मतलब इसके पहले क्या होता है? ऊंचाई रहता है, पहाड़ रहता है, ढलान रहता है, तो इस तरीके से रहता है। लेकिन जैसे ही हरिद्वार में पहुंचती है गंगा, वहां से एकदम समतल जमीन पर अपना रेंगने लगती है, चलने लगती है, बहने लगती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हरिद्वार। हरिद्वार के पास दोस्तों अब आती है कहाँ पे गंगा नदी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब आती है दोस्तों तो याद रखिएगा सहारनपुर या बिजनौर। कहाँ पर? अब पहले ये वाला लिख लीजिए आप, ये हो गया आपका हरिद्वार। अब यहाँ पे जो गंगा नदी मिलती है वो कहाँ पे आती है? सहारनपुर, सहारनपुर या बिजनौर। अब दोस्तों आप सोचते होंगे दो जिलों का नाम कैसे है? दोस्तों याद रखिएगा, गंगा नदी जब पूछता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, तो हम सहारनपुर ऑप्शन में रहेगा तो सहारनपुर को निशान लगाएंगे। अगर बिजनौर ऑप्शन में रहेगा तो बिजनौर का निशान लगाएंगे। अगर दोनों है तो सहारनपुर को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सहारनपुर में प्रवेश करती है, फिर बिजनौर जाती है, फिर सहारनपुर से होते हुए ये आगे बढ़ती है। याद रखिएगा दोस्तों, इस वजह से जब पूछा जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है कहाँ पर? सहारनपुर में। नहीं ऑप्शन है बिजनौर, नो डाउट, दो में से एक। दोनों हैं तो सहारनपुर। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आती है कहाँ पे गंगा?
मुरादाबाद, रामपुर, फिर उसके बाद आती है गंगा कानपुर। दोस्तों थोड़ा छोटे में हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें लंबा चलना है अभी, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि आपका कानपुर आ गया, कानपुर। दोस्तों कानपुर में, सॉरी अभी तो कन्नौज में आइए पहले आप। कन्नौज में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कन्नौज में गंगा नदी किस नदी से मिलती है, या कौन सी नदी कन्नौज में मिलती है। देखिए दोस्तों कन्नौज, दोस्तों कन्नौज में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी भी उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय से निकलती है। दोस्तों रामगंगा नदी उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय से निकलती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज में। दोस्तों बहुत अति आवश्यक, इंपॉर्टेंट, अत्यधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, इसमें प्रश्न ये रहता है कि गंगा नदी में प्रदूषण कहाँ से शुरुआत होती है, यानी गंगा नदी में प्रदूषण कहाँ से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों कहाँ से होती है? कन्नौज से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शीशे की फैक्ट्री है, जिसके कारण से दोस्तों अगर वहाँ से 10-15 किलोमीटर भी आगे जाते हैं तो आपको शीशे की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। इतने ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पे, केमिकल बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसको, गंगा नदी को। इस वजह से प्रदूषण स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर? गंगा नदी में, कन्नौज से प्रदूषण स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले जाएंगे तो पानी बहुत स्वच्छ मिलता है आपको, क्योंकि ढलान पे रहता है। यहाँ कोई कितना भी गंदगी कर दे नहीं हो पाएगा, उसके पहले कोई फैक्ट्री जल्दी आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको प्रदूषण स्टार्ट मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका रामपुर, मथुरा, ये सब आता है। फिर मथुरा नहीं, सॉरी, रामपुर, मुरादाबाद। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, कन्नौज में क्या होता है? कन्नौज में सबसे अधिक प्रदूषित होती है गंगा नदी, मतलब सबसे पहले स्टार्ट होती है प्रदूषण। अब ध्यान दीजिएगा, कन्नौज के बाद फिर कहाँ आती है नदी, गंगा नदी? कानपुर में। दोस्तों कानपुर का नाम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कानपुर में गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित होती है। पूरे भारत में सबसे अधिक प्रदूषण कहाँ पे होती है? गंगा नदी कानपुर में, ठीक है दोस्तों। कानपुर के बाद ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज, प्रयागराज में आ जाती है गंगा नदी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब प्रयागराज में पहुंची गंगा नदी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, बहुत अति आवश्यक नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, जिसका नाम है, सबको पता है कौन सी नदी है? यमुना नदी। दोस्तों इस नदी का नाम है यमुना नदी, यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी निकलती कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड के ये गंगोत्री ग्लेशियर है, उससे कुछ ही दूर पे एक यमुनोत्री ग्लेशियर है जहाँ से ये गंगा नदी निकलती है। नाम लिख लीजिए दोस्तों, यमुनोत्री, यमुना से बना है, यमुनोत्री ग्लेशियर ये है, यहाँ से निकलते हुए आती है। अब दोस्तों यमुना नदी को भी थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। यमुना नदी 2-3 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, थोड़ा समझ लीजिएगा। यमुना नदी के जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं सहायक, वो चंबल नदी है। चंबल नदी निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से। इस नदी का नाम लिख देते हैं हम चंबल नदी, चंबल नदी। और ये निकलती कहाँ से है? जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। अब चंबल नदी में एक सहायक नदी बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है जिसका नाम है शिप्रा नदी। दोस्तों शिप्रा नदी को देख लीजिएगा, शिप्रा नदी भी आके कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश में। अब देखिएगा दोस्तों, ये है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी निकलती कहाँ से है? इसी को हम क्षिप्रा नदी भी कहते हैं। यह निकलती काकीवर्डी पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के काकीवर्डी पहाड़ी, काकीवर्डी पहाड़ी, ठीक है दोस्तों, काकीवर्डी पहाड़ी से निकलती है। अब ये बात करते हैं चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी को याद रखिएगा, भारत की एकमात्र नदी है जहां पर सबसे अधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। सबसे अधिक घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? इसी चंबल नदी में। यह भी कहा जाता है कि गंगा में कभी कभी घड़ियाल दिखाई देता है। घड़ियाल दिखाई देते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं? वो चंबल नदी से क्रॉस करके किस में आते हैं? यमुना नदी में। यमुना नदी से क्रॉस करके किस में जाते हैं? इसमें जाते हैं। इसी वजह से आपको कभी भी गंगा में अगर घड़ियाल मिलता है तो इलाहाबाद के बाद ही मिलता है, उसके पहले नहीं मिलेगा। उसके पहले गंगा में कभी आपको घड़ियाल नहीं दिखाई देगा, जब भी दिखेगा इलाहाबाद के बाद ही दिखाई देगा। दोस्तों अगर एक प्रश्न ऐसे पूछता है कि यदि आपका मन हो घड़ियाल देखने का तो निम्न में से किस नदी किनारे आप जाएंगे, तो दोस्तों दिया रहता है चंबल, बेतवा, केन, यमुना, गंगा, पार्वती, तवा। तो किस नदी के किनारे जाएंगे? चंबल नदी किनारे में।
वर्तमान समय में भी सबसे अधिक घड़ियाल चंबल नदी, याद रखिएगा दोस्तों। अब यमुना की एक सहायक नदियाँ और है जिसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी दोस्तों निकलती, अब ये देखिएगा चंबल नदी कहाँ मिलती है, उसका नाम लिखिएगा इटावा। दोस्तों इटावा, अब ये है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, हमीरपुर, हमीरपुर में। बेतवा नदी निकलती कहाँ से, विंध्य पर्वत श्रेणी से, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है दोस्तों, विंध्य पर्वत से निकलती है और आती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मिल जाती है। दोस्तों एक नदी और है जिसका नाम है केन नदी। केन नदी निकलती है दोस्तों कहाँ, मध्य प्रदेश के कैमूर के पहाड़ी से। कहाँ से, कैमूर पहाड़ी। मिलती कहाँ पे है, ये है आपका बेतवा नदी, सॉरी ये बेतवा नदी है आपका, लिखते जाइए, ये है आपका केन नदी। कहाँ मिलती है, मिलती है बांदा में, उत्तर प्रदेश के बांदा में केन नदी मिलती है। दोस्तों यमुना की सहायक नदियाँ और हैं, लेकिन ये 3 नदियों के स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं। अब ये नदी आगे मिली कहाँ पे, प्रयागराज में, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कई राज्यों में किया जाता है कि वर्तमान समय में गंगा नदी या यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलती है, इलाहाबाद, प्रयागराज, बैतूलखंड या फिर हरिद्वार। तो क्या निशान लगाएंगे, इलाहाबाद का निशान मत लगाइएगा, वर्तमान समय की बात कर रहा है। कन्फ्यूजन देखिए आपके माइंड को एग्जामिनर कैसे चेक कर रहा है, वर्तमान समय में आपको रट्टा होगा इलाहाबाद, तो या इलाहाबाद निशान लगा देंगे तो एक क्वेश्चन आपका चला जाएगा, 2 नंबर आपका चला जाएगा। तो ये है आपका प्रयागराज, प्रयागराज। दोस्तों अब इसी के बाद गंगा नदी, मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर, फिर बनारस, वाराणसी का निशान लगा लीजिए दोस्त। वाराणसी के बाद फिर बढ़ के जाती है कहाँ, गंगा नदी गाजीपुर में। गाजीपुर एवं बनारस की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हुए वो कहाँ चली जाती है, बलिया। दोस्तों याद रखिएगा, गाजीपुर एवं बनारस की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण, प्राकृतिक सीमा किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक नदी है, इसके इस तरफ बनारस हो गया, इसके इस तरफ गाजीपुर हो गया, तो आप क्या कहेंगे, ये प्राकृतिक, ये नेचुरली खुदा द्वारा, भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाया गया प्राकृतिक सीमा। कोई पहाड़ है, इस तरफ कोई दूसरा राज्य, इस तरफ कोई दूसरा राज्य, उस पहाड़ का आप नाम ले लीजिएगा कि ये पहाड़ जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। जो प्रकृति ने बनाया वही निर्धारण होता है दोस्तों। अब ये वाराणसी आ गया, वाराणसी के बाद क्या आ गया, गाजीपुर। दोस्तों गाजीपुर में एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, पीलीभीत के फुलहर झील। दोस्तों फुलहर झील का एक अन्य नाम और भी है, इसका नाम है गोमत ताल झील। ठीक है दोस्तों, ये लिख लीजिएगा आप। अब देखिए दोस्तों, गाजीपुर से होके कहाँ गया, बलिया, बलिया के बाद बिहार प्रवेश कर जाती है। बिहार में कहाँ पर, छपरा में। अब छपरा में एक नदी आके मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी, जिसका नाम है घाघरा नदी। ठीक है दोस्तों, घाघरा नदी। घाघरा नदी 2 नदियों के मिलने से बनता है, एक नदी का भी नाम घाघरा पड़ता है, लेकिन देखिएगा ये आपकी नदी का नाम है शारदा नदी। शारदा नदी का अन्य नाम है कर्णाली नदी। वहीं घाघरा नदी का नाम ये है, इसी का नाम काली नदी भी है। दोस्तों ये निकलती है भारचा चुंगर ग्लेशियर से, नेपाल के भारचा चुंगर ग्लेशियर, और ये निकलती है कहां से, मिलाप हिमालय से, नेपाल के मिलाप हिमालय से, मिलाप हिमालय। दोस्तों दोनों नेपाल में है, मिलाप हिमालय, भारचा चुंगर ग्लेशियर, दोनों आगे कहां मिलती है, बाराबंकी में। ये है बाराबंकी। बाराबंकी में 2 नदियों का संगम मिलता है, जिसका नाम है भारचा चुंगर ग्लेशियर से, और मिलाप हिमालय से मिलने वाली 2 नदियां शारदा और घाघरा के मिलने से या काली नदी के मिलने से घाघरा नदी का निर्माण होता है। वहीं थोड़ी सी आगे बढ़ता है तो एक जगह पड़ता है जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि स्थित है, सबको पता है दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि स्थित है। उसके बाद फिर बिहार में प्रवेश करते हैं, बिहार में वास्तविक नाम ही इसका पड़ता है घाघरा। दोस्तों याद रखिएगा। अब ये कहाँ मिलती है, छपरा में। छपरा के बाद आती है कहाँ पे गंगा नदी, पटना में। दोस्तों पटना में एक अत्यंत आवश्यक नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी जिसके बारे में पूछता है
जिसका नाम क्या है, सोन नदी। क्या नाम है इसका, सोन नदी। इसका नाम सोन नदी क्यों पड़ा है दोस्तों, क्योंकि इसके जो जल है ना, जल में जो रेत पाए जाते हैं वो उसके कलर जो है सोने की तरह है। सोन नदी ये कहाँ मिलती है दोस्तों, पटना में। कहाँ पे मिलती है गंगा से, पटना में। ये गंगा है दोस्तों, इसको भी लिखते जाइए कहीं कहीं। अब ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, इतना समझते जाइए। सोन नदी इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि दोस्तों ये इसका जो रेत है ना वो एकदम गोल्ड की तरह, मतलब सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, इस वजह से इसका नाम सोन नदी पड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोन नदी के बाद आते हैं हम कहाँ पे, ये आते हैं आप सोनपुर में। ये बिहार का एक जगह पड़ता है सोनपुर, जहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। पूरे भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला यहाँ लगता है, विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला यहीं लगता है। यहाँ पे एक नदी आके मिलती है गंगा से, उस नदी का नाम क्या है दोस्तों, गंडक नदी। क्या नाम दोस्तों, गंडक नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक जगह पड़ता है दोस्तों कुरुसेला। क्या पड़ता है, कुरुसेला। दोस्तों कुरुसेला में गंगा नदी मिलती है किससे, कोसी नदी, कोसी नदी से। दोस्तों कोसी नदी से गंगा मिलती है, ये कोसी नदी है, ये निकलती है सप्तकोशी ग्लेशियर से। गंडक निकलती है गंडकी ग्लेशियर से, ये निकलती है कोसी ग्लेशियर से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी निकलती है नेपाल से। और इसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब यहाँ से निकल के फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पे कहाँ पे आती है, झारखंड में बहुत कम ये फैली है, मतलब बहती है। तो झारखंड के बाद फिर आगे पश्चिम बंगाल में दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जगह पड़ता है गोदावरी घाट। क्या पड़ता है दोस्तों, गोदावरी घाट। दोस्तों गोदावरी घाट में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। नाम है इसका महानंदा नदी। दोस्तों ये महानंदा नदी निकलती कहाँ से है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों ये। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद गंगा नदी दो भागों में प्रवाहित हो जाती है, दो भागों में वितरित हो जाती है, जहां से बांग्लादेश की सीमा स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। ये हमारा बांग्लादेश की सीमा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या है ये, बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश में ये नदी हमारी, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस नदी का नाम पड़ता है हुगली नदी। इस नदी का नाम पड़ जाएगा हुगली नदी। इस नदी का नाम पड़ेगा भागीरथी, यानी बांग्लादेश भागीरथी नाम गंगा का दो जगह पड़ता है, एक उत्तराखंड में यहाँ पे भागीरथी और एक यहाँ पे कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी भागीरथी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी पद्मा में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, लेकिन यहां पे इसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जमुना। इसका मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती है तो इसको कहलाता है मेघना। दोस्तों यहां पर इसी की नदी का नाम पड़ जाता है मेघना। अब इसी मेघना में दोस्तों आगे बढ़ती है गंगा, यानी मेघना नदी आगे बढ़ती है तो एक म्यांमार से आके नदी मिलती है जिसका नाम है इरावदी नदी। दोस्तों इरावदी है, इरावती नहीं, इरावती नदी दक्षिण भारत में आ जाएगी। अब दोस्तों यहीं से गंगा नदी आगे बढ़ती है मेघना का रूप लेके आती है। उसके बाद क्या करती है, एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा का मतलब, डेल्टा क्या होता है दोस्तों, अब वहाँ पे ये भी नदी जो आ रही थी वो भी नदी यहीं पर डेल्टा का निर्माण करेगी। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सागर मिलेगा। कौन सा, बंगाली खाड़ी मिलेगी दोस्तों। इसी में आपका खाड़ी मिल जाएगी, बंगाली खाड़ी। ये हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारी गंगा नदी का स्ट्रक्चर आप देखिएगा एकदम रेडी हो गया है। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं समझा दूंगा। और नदियों के बारे में विधिवत वर्णन करूंगा कि नदी किसे कहते हैं, क्या है नदी, कैसे कैसे इसके फायदे हैं, क्या क्या हानियां हैं, और कैसे नदियों को बचाया जा सकता है। इसके बारे में अगला लेक्चर जरूर लूंगा दोस्तों। और मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। आगे चल के मैं ब्रह्मांड विज्ञान का, यानी ब्रह्मांड से रिलेटेड
प्रश्न का ये चैप्टर लेके आऊँगा दोस्तों। मेरा जो अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, अगला जो प्रश्न रहेगा, वर्तमान समय में हमारे देश के गृह मंत्री एवं हमारे देश के उप राष्ट्रपति कौन है। दो प्रश्न है दोस्तों, गृह मंत्री एवं उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो के इंतज़ार करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।